नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा होता विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना सुने ही उनके भाषण पर बोल पाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान मैथिली शरण गुप्त की कविता अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप खड़ा है सदन में पढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट आया तो भारत के लिए दुनिया चिंतित थी। अगर भारत खुद को नहीं संभाल पाया तो दुनिया के लिए संकट होगा। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अज्ञात दुश्मन से जंग लड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में एक बूढ़ी महिला ने झोपड़ी के बाहर दिया जलाया, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। विपक्ष ऐसी बातों में न उलझे जिससे देश के मनोबल को चोट पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस देश को तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था, उसी भारत ने एक साल में 2 वैक्सीन बनाई और दुनिया को मदद पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी, तब भारत ने 150 देशों को दवाई पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमें दुनिया से लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब देश में आपातकाल लगा तो न्यायपालिका और देश की क्या हालत थी सभी को पता है, लेकिन देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है, आपातकाल को हमने पार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। दुनिया के कई देशों को निवेश नहीं मिल रहा, लेकिन भारत में लोग निवेश करना चाहते हैं। कभी यहां पर मोबाइल फोन को लेकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। पीएम मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी ने कहा अपने संबोधन में कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे। राजनीति और राष्ट्रनीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि चुनाव के वक्त कर्ज माफी की जाती है, लेकिन उससे छोटे किसानों को फायदा नहीं होता। पिछली फसल बीमा योजना भी बड़े किसानों के लिए थी, जो सिर्फ बैंक से लोन लेता था, यूरिया हो या फिर कोई दूसरी योजना। पहले सभी योजनाओं का लाभ 2 हेक्टेयर से अधिक वाले किसानों को होता था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात कही है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब का बंटवारा हुआ, 1984 के दंगे हुए, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही हुआ। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे, कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते, लेकिन किसी के आंदोलन चल रहा है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही हैं जो हर जगह मिलते हैं। पीएम मोदी ने सदन में गुलाम नबी आजाद पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में ना ले ले।
चीन के मसले पर पीएम मोदी ने सदन में कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में जवानों ने अपना काम किया और हर किसी का सामना किया। एलएसी की स्थिति पर भारत का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण आप लोग फंसे रहते होंगे, लेकिन आपने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया तो आपका मन भी हल्का हुआ। मैं आपके लिए काम आया, ये मेरा सौभाग्य मानूंगा। ये आनंद आप लगातार लेते रहिए और मोदी है तो मौका लीजिए। सिरसा पहुंचे गुरनाम सिंह चडूरी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले न तो मोदी जी मान रहे हैं और न ही किसान मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक हम मानेंगे नहीं। वहीं 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। काले मन से काले कानून बनाए गए हैं, सरकार अपने गुंडों से हमला करवा रही है। चडूनी बोले, प्रधानमंत्री ने एक कॉल की दूरी की बात कही पर किसी को समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या है? हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी तक तो किसी की कॉल नहीं आई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारत के ऊपर किसी भी विदेशियों का ट्वीट करना ठीक नहीं है। देश हमारा है, हम देश के मसले खुद सुलझा लेंगे, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के मामले में केंद्र की कमेटी है, बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत का रास्ता महज एक कॉल की दूरी पर है। कुरुक्षेत्र में भाजपा सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। वर्तमान में 6 साल की अपेक्षा 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी हुई। वहीं 2014 में कृषि का आवंटित बजट 21,933 करोड़ रुपए था, जो अब 5.5 गुना बढ़ोतरी के साथ 1,23,000 के पार पहुंच गया है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब राज्यसभा में किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा उठाया गया तो निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि तोमर साहब किसानों को निशाने पर न लें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। दीपेंद्र झज्जर जिले के गांव मुंदसा में शहीद अमित की मूर्ति के अनावरण के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तोमर साहब को ये समझना होगा कि यह आंदोलन अब किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आंदोलन में हरियाणा के अलावा पंजाब, पश्चिमी यूपी, कर्नाटक, नासिक तक के किसान जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों और उनके बीच एक कॉल की दूरी है, लेकिन पीएम साहब को यह भी बताना चाहिए कि सड़क पर कीले गाड़ने के बाद दूरी आखिर कौन बढ़ा रहा है। सिरसा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बाध्यता नहीं है, विकल्प किसान के हाथ में है। गुर्जर ने कहा कि विदेशी ताकतों का किसान आंदोलन के आड़ में अव्यवस्था फैलाना मकसद है। गुर्जर ने कहा कि कोरोना के बाद देश में अस्थिरता लाने में चीन का हाथ है। सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में आंदोलन में शामिल हुई हैं। विधानसभा के इस्तीफे के बाद अभय चौटाला के सरकार गिरने के बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है और चलेगी। किसान जन जागरण अभियान के तहत टोहाना के गांव समैन पहुंचे अभय सिंह चौटाला। शहीद किसान शमशेर के 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। अभय चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिटलर से भी ऊपर खुद को समझते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की लड़ाई लंबी चलेगी। अभय ने कांग्रेस को कानून के समर्थन में बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि सदन से वॉकआउट किया। अभय ने जेजेपी को जयचंदों की पार्टी करार देते हुए कहा कि अब इन लोगों को आम जनता ने विवाह के कार्ड भी देने बंद कर दिए हैं। ये लोग अपने घरों में सुरक्षा पहरे में रहते हैं। पानीपत में करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि किसान संगठनों को प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर बातचीत के लिए जाना चाहिए। सांसद भाटिया ने कहा कि सरकार ने किसानों को कानूनों में संशोधन का खुला ऑफर दिया था। सांसद भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने जितना फसल खराबे का पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार ने 2 सालों में किसानों को दे दिया। बजट पर बोलते हुए सांसद भाटिया ने कहा कि ये अभूतपूर्व बजट है। आजादी के बाद आज तक इस तरीके का बजट नहीं आया। उन्होंने कहा ये डिजिटलाइजेशन का बजट है।
आम बजट की खूबियां गिनाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ये मजबूत भारत का मजबूत बजट है। इस बजट में एमएसपी का 1.5 गुना दाम फसलों पर देने का प्रावधान किया गया। कैथल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया। जवाहर पार्क में जुटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शहर में प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री के आवास पर पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी। इस दौरान तहसीलदार समेत पुलिस महकमे से जुड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसानों आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के दलाल खाप 84 भी उतर आई। टीकरी बॉर्डर के पास बाईपास पर दलाल खाप 84 ने किसान पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान खाप की बैठक में अहम फैसला लिया गया। किसान पंचायत में फैसला लिया गया है कि हर घर से एक व्यक्ति और आर्थिक सहायता किसानों को आंदोलन में भेजी जाएगी। जल्द दलाल खाप 84 की अगुवाई में किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। किसान पंचायत में गांव छारा की युवा शक्ति ट्रस्ट की तरफ से सभी को फल बांटे गए। युवा शक्ति ट्रस्ट के वॉलंटियर्स ने पंचायत में साफ सफाई और खान पान की व्यवस्था संभाली। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इको क्लब की ओर से साइकिल रैली आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहले ही कह चुके हैं कि पंचकुला को हरा भरा साफ सुथरा बनाना उनका मकसद है। चमोली के पास रैनी गांव में अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और यहां पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, जहां पर कुछ लोगों के दबे होने की संभावनाएं भी हैं। उत्तराखंड के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया। तपोवन में मौजूद टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी समेत अन्य एजेंसियां लगातार काम में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी 200 मीटर के आसपास ही रास्ता साफ हो पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम के मुताबिक एक सुरंग में करीब 30 लोग फंसे हैं। 300 जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 170 लोग लापता हैं। बीते दिन 12 लोग जो बचाए गए वो दूसरी टनल में थे। सुबह एक बार फिर से तपोवन सुरंग के पास रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां पर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे पत्थर को हटाया जा सके। ऑपरेशन में सेना के इंजीनियर भी लगे हुए हैं। चमोली से बीते दिन जैसी तस्वीरें आई, उन्होंने 2013 के खौफनाक मंजर को फिर से उजागर किया। हालांकि प्रशासन की ओर से तुरंत रिएक्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। डीआरडीओ की ये टीम राहत बचाव कार्य के बाद पुनर्वास कार्यक्रम में मदद करने के लिए भेजी गई। मौसम विभाग ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को जानकारी दी कि 2 दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी। बारिश न होने से रेस्क्यू में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं उनको भी वाटर लेवल बढ़ने से कोई नुकसान अब नहीं होगा। निचले गांव में बाढ़ का खतरा नहीं है क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सेंट्रल वाटर कमीशन ने जानकारी दी, नदी का जलस्तर कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एनसीएमसी को जानकारी दी कि आसपास के गांवों को खतरा नहीं है। एनसीएमसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां उत्तराखंड में सतर्क रहें। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेवी के गोताखोरों को भी रेस्क्यू के लिए भेजा है ताकि बेहतर तरीके से नदी में रेस्क्यू किया जा सके। बता दें कि एनडीआरएफ की 5 टीमें उत्तराखंड भेजी जा चुकी हैं। देहरादून वापस लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को ताजा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने फोन कर तत्काल बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपयों का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यूपी, बिहार, गुजरात सरकार ने भी मदद की पेशकश की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौटे। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं मौके पर हालात की समीक्षा करने के लिए देहरादून से आया हूं। सीएम ने आपदा प्रबंधन दल के साथ बैठक भी की।
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र समेत प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। अमित शाह ने ट्वीट कर घटनाक्रम को जानकारी दी। शाह ने लिखा कि संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकाली गई हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई त्रासदी की बहुत दुखद है। मुश्किल समय में पूरा देश उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। रादौर नगर पालिका की दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में अब हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का सालों से किराया नहीं दिया। नोटिस दिए जाने के बावजूद दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, जिसके बाद नगर पालिका ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली है। कोसली नेशनल हाईवे 71 पर सुबह ट्रॉले और स्कूल बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे जख्मी हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूल बस आगे से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल अपेक्स स्कूल की बस स्कूलों को लेकर स्कूल जा रही थी। ये बस जैसे ही रोहडाई मोड़ के पास पहुंची तो साइड में तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रॉले ने बस को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे एक सवार टीचर, ड्राइवर और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। अंबाला के बलदेव नगर में निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने धन्यवाद दौरा दिया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी तादाद में महिलाएं भी मौजूद रहीं। अंबाला में नाकोड़ा भैरव मंडल ने जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले सार्थक जैन का सम्मान किया। इस मौके पर अंबाला शहर की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी इस मौके पर जैन धर्म की दीक्षा लेने वाले सार्थक जैन का सम्मान किया। इससे पहले सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची मेयर शक्ति रानी शर्मा का नाकोड़ा भैरव मंडल परिवार ने स्वागत किया। एनएसयूआई की आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर की मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा हुआ। मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी अब 101 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। आरटीआई के जवाब में पता चला है कि किसानों की खुशहाली और उपमंडल स्तर पर किसानों की फसलों की खरीद के लिए बनाई गई मार्केट कमेटी के करोड़ों के कर्ज में डूब जाने की वजह से किसानों को मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अजय बिश्नोई ने कहा कि आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक 2014 से 2020 तक मार्केट कमेटी टोहाना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मंडियों के विकास के लिए कोई ग्रांट नहीं मिला। सिरसा में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टर्स ने मिक्सोपैथी के विरोध में भूख हड़ताल की। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला लिया, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी है। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिक्सोपैथी पर लिया गया बड़ा फैसला लोगों के हित में नहीं, 2 पैथियों को एक में मिला देने से खतरा बढ़ सकता है। कैथल में साइलेंसर के मार्फत पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक का पुलिस ने 33,500 रुपए का चालान काटा और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर बाइक को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पटाखे की आवाज निकालने वाले मेडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने खास मुहिम चलाई हुई और नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि पेहवा चौक पर बुलेट बाइक साइलेंसर की मार्फत पटाखे बजाकर दहशत फैलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बाइक को भी जब्त किया। सिरसा जिलों को कोरोना मुक्त करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सोमवार से मेगा ड्राइव का आयोजन करेगा। नागरिक अस्पताल समेत करीब 20 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के दौरान दूसरे चरण में पुलिस कर्मचारियों, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत राज एसोसिएशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी दी।
गौरतलब है कि कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें 6000 से ज्यादा हेल्थ वर्करों को टीका लगा है। स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन स्टॉक है। फरीदाबाद में बसेलवा कॉलोनी में चल रहे क्लिनिक से गर्भपात करती फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 13,000 रुपए में फर्जी डॉक्टर ने बोगस ग्राहक के साथ सौदा किया था। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में दुकानों पर काम कर रहे थे बाल मजदूर। टीम ने दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक टीम ने 4 बच्चों को अलग अलग दुकानों से रेस्क्यू किया। सोनीपत के गन्नौर में रेलवे रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में आसपास की दुकानों को भारी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि इस कार में सवार चालक को गंभीर चोटें आई। इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में चालक और दुकानदारों का समझौता हो गया है। महम चौबीसी के गांव सोमाड़ में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति के भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमला किया। लैंड मॉर्गेज बैंक से रिटायर्ड है घायल व्यक्ति। परिजनों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल व्यक्ति की माने तो उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे छुड़ा लिया गया है और अब वहां कुछ करने की तैयारी में थे, तभी उसके भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरवाना के 26 साल के नौजवान गोविंद का पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद वीर सपूत का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर में तैनात था जवान। नरवाना के हरिनगर रहने वाले गोविंद पिछले काफी दिनों से बीमार थे। शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद पार्थिव शरीर नरवाना लाया गया। गोविंद के 1 साल की बेटी है। सूबेदार दलबीर सिंह ने बताया कि फौजी गोविंद जम्मू के नौशेरा सेक्टर के 16 लाइव बटालियन में तैनात था। वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो सर्दी कारण बीमार हो गए। सोनीपत के गांव मटिंडू के रहने वाले हेड कांस्टेबल दीपक पर अपने माता पिता की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल दीपक पर कुल्हाड़ी से हमला कर मां बाप की हत्या करने का आरोप। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दीपक ने दोनों के शवों को जला दिया। इसके बाद खुद ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा जिला में सुबह शाम की पड़ रही धुंध और पानी की बूंदें रबी की फसलों के लिए वरदान है। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा फायदा हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम से रबी की फसलों में अच्छी बढ़ोतरी होगी। खासकर गेहूं की फसल का अच्छा फुटाव होगा और जिले में मौसम से लिहाज से रिकॉर्ड उत्पादन होगा। भिवानी में मुक्केबाजों ने नाम कमाया, जिसकी बदौलत भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम मिला है। अब यहां पर मुक्केबाजी के साथ निशानेबाजी ने भी धूम मचा रखी है। उम्मीद है कि भिवानी को आने वाले चंद सालों में शूटरों के नाम से जाना जाएगा।